बरमुदा ट्रायंगल तो सुना होगा आप सभी ने। कुछ ऐसे हादसे हुए हैं वहाँ जिस पर बहुत सारी मूवीज भी बनी हैं। 27 men are never seen again. बट आज मैं बात करने वाला हूँ अलास्का ट्रायंगल के बारे में। अगर आपको पता ना हो तो बता दूं कि अलास्का ट्रायंगल में होने वाले हादसे बरमुदा ट्रायंगल से कहीं ज्यादा हैं। ज्यादातर हादसे डिसअपीयरेंस से जुड़े हैं। इन सब में से एक फेमस इंसिडेंट है जब 1972 में कांग्रेसमैन हेल बॉग का प्राइवेट प्लेन इसी रीजन में गायब हो गया। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आगे मैं आपको इस ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो आपने हिंदी या उर्दू में नहीं सुनी होगी। अलास्का अमेरिका का 49th स्टेट है। ये एक ठंडी अकेली जगह है। लाखों की तादाद में पहाड़ की चोटियां हैं, इसलिए यहाँ नॉर्मल लाइफ जीना मुमकिन नहीं। कहने का मतलब है कि जहाँ इंसान नहीं रहते वहाँ कोई और रहने लगता है। कौन? आगे पता चलेगा। 1986 में जापान एयरलाइन नंबर 1628 के पायलट ने उड़ान भरते हुए 3 अजीब से उड़ते हुए प्लेन्स को देखा। उसे लगा कि अमेरिकन एरिया है तो शायद कोई अमेरिकन स्पाई जेट होगा, लेकिन कुछ ही देर में कुछ अजीब सा होने लगा। वो तीनों प्लेन की स्पीड एक जैसी थी और उन लोगों ने 1628 फ्लाइट को चारों तरफ से घेर रखा था। इससे पहले पायलट अलर्ट होता, उन तीनों प्लेन से बहुत तेज रोशनी से निकलने लगी। बहुत मुश्किल से उस पायलट ने खुद की फ्लाइट को नीचे की तरफ किया और वहां से निकलकर वापस मेनलैंड की तरफ आ गया और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी डिटेल्स के साथ साथ रडार रिपोर्ट्स भी सबमिट किया। 1969 की बात है। डैन विलिस यूएस नेवी में थे। वो एक हाई स्पीड कोड ऑपरेटर थे। कोड ऑपरेटर होने के नाते उनका काम कोड रूम में होता था। कोड रूम यूएस नेवी शिप की सबसे टॉप सीक्रेट जगह के अंदर होता है, जहां जाने के लिए बहुत क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है। एक दिन काम करने के दौरान उनके पास अलास्का कोस्ट की तरफ से एक शिप से कुछ मॉर्स कोड आने लगे। उस कोड में जो लिखा था वो देखकर डैन विलिस के होश उड़ जाते हैं। उस कोड में यूएस शिप के क्रू ने रिपोर्ट किया था कि अभी अभी उन्होंने बहुत तेज रोशनी वाले करीब 70 फीट चौड़ाई की ऐसी चीज देखी जो समुंदर के अंदर से निकली और कुछ ऊपर आने के बाद अचानक से आसमानों में खो गई। उस शिप के रडार ऑपरेटर ने इस उड़ते हुए चीज की स्पीड 7000 माइल्स पर आवर बताई। डैन के लिए ऐसी किसी कोड को डिकोड करना बिल्कुल नया था। उस जमाने में किसी भी सैनिक को यूएफओ साइटिंग को रिपोर्ट करना यानी 1953 के एस्पियोनेज एक्ट के तहत जुर्म करना था। फिर उन्होंने सोचा कि इस कोड की फोटोकॉपी कर ले, लेकिन ऐसा करने से भी पकड़े जाने पर 10 सालों की सजा हो सकती थी। इसलिए उन्होंने इस कोड को अपने सुपीरियर को दे दिया और उनके सुपीरियर ने विलिस को इस बारे में किसी से बताने से मना कर दिया। डैन उस दिन के बाद से यूएफओ केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिए। उन्हें ऐसे बहुत सारे किस्से मिले जिसमें उड़न तश्तरी जैसा आसमानों में उड़ता देखा गया था। उन्हीं रिपोर्ट्स में से एक रिपोर्ट 1945 की थी जिसमें एक आर्मी ट्रांसपोर्टर शिप यूएस के डेलारोथ से अदाक के रास्ते क्रॉस कर रहा था। अचानक से उस शिप के क्रू ने पानी में कुछ हलचल सा देखा तो उसने अपने सीनियर को बुलाया। दोनों ने देखा कि पानी के अंदर से एक यूएफओ निकला जिसकी चौड़ाई करीब 150 फीट के आसपास होगी। वो यूएफओ आर्मी शिप के चारों तरफ घूमने लगा। उस शिप के आर्मी मैन ने गन्स को उस यूएफओ पर पॉइंट किया हुआ था, लेकिन इस डर से हमला नहीं किया गया कि अगर ये यूएफओ ना होकर कोई डेवलप प्लेन हो और रशिया जैसी कंट्री का हो तो बेवजह की युद्ध छिड़ जाएगी। 2-3 राउंड लेकर वो यूएफओ बहुत तेजी से आसमानों में गायब हो गया। इस घटना को उस शिप के पूरे 14 मेंबर्स ने देखा। उसमें से एक रेडियोमैन भी था। उसने इस घटना की पूरी रिपोर्ट बनाई और किनारे आकर इस रिपोर्ट को सबमिट कर दिया। सर्च करने पर अलास्का के इस ट्रायंगल से ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट का पता चला जिसमें यूएफओ को पानी से निकलते हुए देखा गया और कुछ ही मिनट्स में बहुत तेज रफ्तार से वो आसमानों में गायब हो गया। कोई माने ना माने, मैं तो मानता हूँ कि एलियंस होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में हम अकेले तो नहीं हो सकते। एलियंस होते भी हैं और हमारी धरती पर आते भी रहते हैं, शायद पानी के लिए या किसी और रिसोर्स के लिए। इस जानकारी को गवर्नमेंट हमें नहीं बता सकती, वरना हंगामा होगा। अलास्का ट्रायंगल में बिगफुट या भूत हो ना हो, एलियंस तो जरूर होंगे। ऐसी ही दिलचस्प और मिस्टीरियस चीजों को देखने सुनने के लिए कीप ट्यूनिंग मिस्टिक टेल्स।